जय संविधान। जय संविधान। अच्छा अमिताभ जी, मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। उसमें था कि एक गांव के अंदर एक बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल गया और वहां से जब रिपोर्ट कार्ड लेके आया तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। तो उसने कहा कि सरपंच का बच्चा फेल हो गया। तो पिता ने कहा कि भाई सरपंच का बच्चा फेल हो गया, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं, तू अपना रिजल्ट बताया। उसने कहा प्रधान का बच्चा भी फेल हो गया। तो पिता ने कहा यार प्रधान का सरपंच का बच्चा फेल हो गया, इससे मुझे क्या लेना देना, तू बता, तेरी फीस मैंने दी है, तू बता तू पास हुआ कि नहीं। तो उसने कहा देखो ऐसा है, जो सरपंच का बच्चा फेल हो गया, प्रधान का बच्चा फेल हो गया, तेरा बच्चा पास हो गया, तू कैसे सोच सकता था। भाई सबके बच्चे फेल हो गए तो तेरा बच्चा भी फेल हो गया। तो देखिए मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी है अमिताभ जी, ये इसी सिद्धांत पे काम करती है। ये अपने बारे में नहीं बताती, ये अपनी उपलब्धियां नहीं बताती, ये नहीं बताती कि 2014 के बाद विदेशी ऋण बढ़ गए, ये नहीं बताती कि लोन बढ़ गए और जीडीपी नहीं बढ़ी, ये नहीं बताते कि बेरोजगारी बढ़ गई, ये नहीं बताते कि अमीरों की तनख्वाह बढ़ गई और गरीबों की गरीबी बढ़ गई, ये नहीं बताते कि वातावरण इतना ज्यादा खराब हो गया, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया, ये नहीं बताते कि अमेरिका जो हमसे झुक के बात करता था आज के तारीख में हमें डिक्टेट करता है। ये उसी प्रकार से फिर अपना शुरू हो जाते हैं, साहब नेहरू जी के जमाने में ये हुआ, इंदिरा जी के जमाने में हुआ, राजीव, अरे यार इंदिरा जी के जमाने में, राहुल गांधी के जमाने में जो हुआ उसको आप छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तुम पास हुए कि फेल हुए, वो ये नहीं बताते। तो एक तो घटना मेरे ख्याल से आपने सुनी होगी, एक तो इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अच्छा दूसरा अमिताभ जी, आप तो हर चीज को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, आपने देखा होगा कि 20 तारीख के बाद से अचानक कितना ज्यादा बड़ा परिवर्तन पूरे देश के अंदर आया है। उड़ीसा के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लंबी जीत हासिल की थी विधानसभा में, और उनकी बीजू जनता दल की पार्टी जो है वो नंबर 2 आई थी, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, लेकिन कल वहां पे एक यूथ कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया जिसमें हजारों हजार लोग, पूरा सड़क भरी हुई थी, ऐसा आंदोलन हुआ। इसका मतलब यह है कि जो जंतर मंतर के हुआ है इसकी आंच जो है ये उड़ीसा तक पहुंच गई। आपने ये भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन की तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। अब तो जो जैन अल्फा बच्चे हैं वो भी डीएम साहब के कोठी में घुस जाते हैं और पुलिस को और उनको बिल्कुल हाथ खड़े कर देने पड़ते हैं। मतलब ये है कि अब तो हमारे देश का युवा जो है अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागृत हो गया है। अच्छा तीसरी अमिताभ जी जिसमें मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र बोस, उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि वो एक आजाद हिंद फौज बनाएंगे और जिसके अंदर वो जेनजी को, जेन अल्फा को लीड करेंगे। अब सवाल यह है कि वैसे ही अमित शाह साहब जो है बेचारे डर के मारे पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं 56 इंच 54 इंच 58 इंच का क्या हुआ, पता नहीं चाणक्य क्या क्या हुआ, क्या पता नहीं कि धोती पहनने का क्या फायदा हुआ। लेकिन अब ये लग रहा है कि अच्छा कल उन्होंने अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया, मैं आने को तैयार हूं। हमें यार आने को तैयार नहीं हो, आ जाओ। जैसे कोई पहलवान अखाड़े के बाहर कहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे भैया देर क्यों दे रहे हो, हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं, द नेशन वांट्स वेटिंग टू सी। आप जब अखाड़े में उतरोगे तो आप क्या जवाब दोगे कि गोली किसने चलवाई थी, और उसके बाद जो मजा आएगा पूरे देश के अंदर उसकी प्रतिक्रिया होगी, सच बोलोगे तो भी होगी और झूठ बोलोगे तो भी होगी। तो हम तो सुनना चाहते हैं। अब आप चलिए, तो ये तीनों विषयों पे अमिताभ जी एक एक करके आप बताइए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, चंद्र बोस का ये कहना, सारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में हर जगह युवा का आक्रोशित होना, और ये जो परिस्थिति बन रही है अमित शाह साहब की और मोदी जी की, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों गुजरात लॉबी के सबसे बड़े दिग्गज नेता संसद में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इन पे आपकी टिप्पणी अमिताभ जी आप बताएं। नहीं, टिप्पणी तो वही है। देखिए, सही आपने कहा कि यदि प्रधान का बच्चा फेल कर गया, सरपंच का बच्चा फेल कर गया, तो मैं भी फेल कर गया। ये तो हो गया कि जब नेहरू जी ने ये नहीं किया, नेहरू ने वो नहीं किया, और ये लोग तो अब नेहरू जी से भी पीछे मुगल बादशाहों पर जाने लगे हैं, है ना। नेहरू जी भी तो कम से कम आधुनिक युग के हैं, ये तो मध्य युग में पहुंच जाते हैं। बाबर ने नहीं किया, अकबर ने नहीं किया, और औरंगजेब ने नहीं किया। तो यदि बाबर अकबर का ही करना है तो फिर आप, ये जो 12 साल से आपकी सरकार चल रही है उसका क्या होगा। अब गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो मैं बाबर से तो नहीं मांगने जाऊंगा। यदि स्कूल
कि यदि परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाएगा तो हम अकबर से तो नहीं सवाल करेंगे। तो सारे सवाल इन लोगों ने है और इनकी गोदी मीडिया है, एक पूरा नैरेटिव शुरू कर देंगे, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने नहीं किया, नेहरू की वजह से, बाबर की वजह से, और इन्होंने कान पका दिए हैं। तो ये तो खैर अब मतलब जो राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि इनका गुब्बारा फट गया। गुब्बारा में भी क्या होता है, हवा देते रहो, बड़ा होता जाएगा, एक सीमा के बाद वो बड़ा नहीं होगा, वो फूट जाएगा। यही था मोदी और शाह का, जो गोदी मीडिया ने इनको हवा भरना शुरू किया, डंका बज रहा है, जादू चल गया है, मास्टर स्ट्रोक है, चाणक्य हैं, ये हैं, वो हैं, और इतना बड़ा इनका गुब्बारा फुला दिया कि अब गुब्बारा फूट गया। अब देखिए क्या स्थिति है अमित शाह की, जो मतलब लौह पुरुष बनने चले थे। एक तो लौह पुरुष, ओरिजिनल लौह पुरुष तो एक ही थे इस देश में, सरदार पटेल। और मैं बता दूं दर्शकों को, बहुत लोगों को मालूम नहीं, और खास के भाजपा नेहरू बनाम पटेल करके अपनी बहुत राजनीति सेकती है। मैं एक बात दिलचस्प बताता हूं दर्शकों को कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल उनके उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी पीएम थे। लेकिन उम्र में सरदार पटेल बड़े थे पंडित नेहरू के। तो सरदार पटेल नेहरू जी को जवाहर कहते थे और पंडित नेहरू उनको सरदार साहब कहते थे। ऐसा बड़प्पन था, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, ऐसा बड़प्पन था। और कभी भी प्रधानमंत्री नेहरू ने सरदार पटेल को अपने घर नहीं बुलाया। वो फोन करते थे और कहते थे कि सरदार साहब जवाहर बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मिल लूं आपसे, और सरदार पटेल कहते थे कि आ जाओ जवाहर आ जाओ। ये बड़प्पन था, ये उन लोग की बात थी कि नेहरू जी ने हमेशा उनको सरदार साहब कहा और वो नेहरू जी को जवाहर कहते थे। ये देश के प्रथम गृह मंत्री का, जो ओरिजिनल लौह पुरुष थे, उनका आप स्टेचर देखिए। और अब का पतन देखिए कि जो एक अमित शाह है, जो कह रहे हैं कि मैं तो संसद आता हूं, लेकिन सदन नहीं चल रहा, तो संसद आता हूं तो आप क्या करते हैं, आप कैंटीन में समोसा खाने आते हैं, आप कैंटीन में क्या डोसा खाने आते हैं? क्या गृह मंत्री को घर में समोसा नहीं मिल सकता संसद के कैंटीन में? ढोकला फाफड़ा ढोकला फाफड़ा, गुजराती भोजन, ढोकला फाफड़ा खाने आते हैं। अब ये सब, मैं अपने कक्ष में बैठा रहता हूं। अरे आप पार्लियामेंट में आते हैं, आप अपने कक्ष में बैठे रहते हैं, चैम्बर में बैठे रहते हैं। और देखिए आज तो देखिए मानसून सत्र का आखिरी दिन है, आज तो मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, अब तो फिर शीतकालीन सत्र में मुलाकात होगी, विंटर सेशन में। और इसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि 19 विधेयक पारित हुए हैं, 19 विधेयक, और उसमें 7 विधेयक ऐसे पारित हुए हैं जिसमें बहस में 36 मिनट से भी कम समय लगा है। ये संसद का क्या मजाक नहीं है? क्या आप विधेयक पारित करवाते हैं और जल्दी जल्दी में ये करके आप, जो एक पुराना इनका स्टाइल था, आपको याद होगा, 3 कृषि कानून भी पास हुए, तो कभी राज्यसभा का माइक म्यूट कर दिया जाता था, कभी ध्वनि मत से पारित करा दिया जाता था। ये क्या हो रहा है? और कितना बड़ी विडंबना है, अपने संसद भवन नया बना दिया, वहां सेंगोल भी गाड़ दिया। बताइए कौन? चोल राजाओं का सेंगोल, 1000 साल पुराना चोल राजाओं का जो राजदंड था, उसको मोदी जी ने स्थापित कर दिया कि भाई सेंगोल है। और क्या हुआ वो संसद भवन का? अब क्या होगा जब प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हुए नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री दिल्ली में रहते हुए नहीं आ रहे हैं, और आके कह रहे हैं कि मैं तो कक्ष में बैठा हुआ हूं। तो कक्ष में आप क्यों बैठे हैं? जो गृह मंत्रालय से संबंधित विधेयक भी, जो विधेयक पास हुए हैं, उस चर्चा के दौरान भी गृह मंत्री नहीं थे। और कल तो मतलब एक बहुत हास्यास्पद स्थिति हो गई, अमित शाह एक कोने में जाकर पीटीआई और यूएनआई पीटीआई और यूएनआई जो दोनों इनके पालतू एजेंसियां हैं, उनको खुसुर पुसुर कह के बोल रहे थे कि मैं तो तैयार हूं। अरे आपको मीडिया का सामना करना है, आप राहुल गांधी की तरह आइए। राहुल गांधी पूरा मीडिया से घिर के बोलते हैं, ये क्या कि आप खुसुर पुसुर करने के लिए कोने में बुला के कि मैं तो तैयार हूं, तो 2 बजे तक स्पीकर को नोटिस दे दें तो मैं 3 बजे आ जाऊंगा। ये क्या आपने तमाशा लगा रखा है? और देश आपसे सवाल कर रहा है, आप गृह मंत्री हैं, आपसे मंत्रालय, दिल्ली पुलिस आपके सीधे नियंत्रण में है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है। 20 जुलाई को इतना तांडव किया है दिल्ली पुलिस ने, सैकड़ों लोग बिना नेम प्लेट के आए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लाठियों में कीले लगा के, ये सब तो इतिहास बना है कि लाठियों में कीले लगा के लाठी चार्ज हुआ है, पेलेट गन्स चलाए गए हैं, आंख चली गई है किसी की।
तो राहुल गांधी ने सही बात कही कि दो ही बात हो सकती है, या तो गृह मंत्री को जानकारी नहीं थी और उनको जानकारी थी, यदि जानकारी नहीं थी तो वो अयोग्य व्यक्ति हैं, वो भारतवर्ष के गृह मंत्री हैं और उनकी नाक के नीचे दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस ये तांडव कर रही है और आपको जानकारी तक नहीं, तो आप किस बात के गृह मंत्री, तो आप इस्तीफा देके घर पर बैठ जाइए। जी बोलिए। जी अच्छा, ये बताइए अमिताभ जी, मैं इसी से प्रेरणा लेते हुए प्रश्न पूछता हूं। मैं जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, अब मान लीजिए मैं क्लास में न जाता होता और स्टूडेंट जाते वाइस चांसलर के यहाँ कि साहब ये प्रोफेसर स्वामी जो है क्लास में नहीं आते। वाइस चांसलर मुझे बुलाते हैं कि साहब आप जो है क्लास में क्यों नहीं जाते। मैं कहता देखिए मैं आता हूँ, कैंपस में आता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ, अपने चैम्बर में बैठता हूँ। अब चैम्बर में बैठता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ, तो मेरी क्या गलती है? अरे यार, मेरे में जो तनख्वाह मिलती है वो इस बात की मिलती है मैं क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाऊं और बच्चों का ज्ञानवर्धन करूं। भाई अमित शाह साहब को जो तनख्वाह मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो एनर्जी कमांडो मिलते हैं, वो हमारे ही टैक्स से मिलते हैं। और किस लिए मिलते हैं? वो इसलिए मिलते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के आपने संसद भवन बना दिए, इनको फैसिलिटीज दे दी, भाई इसलिए तनख्वाह मिलती है। विपक्षी नेताओं को क्या प्रश्न पूछिए और सत्ता पक्ष को इसलिए तनख्वाह मिलती है कि प्रश्नों का जवाब दीजिए। भाई आप संसद में गए, अपने चैम्बर में बैठे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने वहां जाके अंदर में जो प्रश्न थे विपक्ष के उसका जवाब, तो ये ना लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। वरना तो हर आदमी, आप भी आईपीएस ऑफिसर थे, मान लीजिए अपने दफ्तर में बैठे रहते, आप अपने कर्मचारियों अधिकारियों से बात न करते, आप फील्ड में न जाते। सरकार कहती यार आप जो दफ्तर आ जाते हो अपने कमरे में बैठे रहते हो, बाहर निकलते नहीं, किसी की बात सुनते नहीं, किसी से प्रश्न का जवाब देते नहीं, तो आपको काहे के लिए तनख्वाह दें? तो अमित शाह साहब को क्यों तनख्वाह दी जाए, ये इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, तनख्वाह तो देखिए बहुत छोटी चीज है इस पूरे संदर्भ में। तनख्वाह की क्या बात है कि आपने इतने बड़े देश की छाती पर मूंग डल दिया है। गृह मंत्रालय इतना भारी भरकम मंत्रालय है, ये कोई छोटा सा देश नहीं है, कोई भूटान का गृह मंत्रालय आप नहीं चला रहे हैं। ये 142 करोड़ देशों का गृह मंत्रालय है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप कैबिनेट में नंबर 2 बने हुए हैं और उसके बाद आप इस तरह की बात, ये तो मतलब एब्सर्ड बात हो गई कि मैं आता हूं अपने चैम्बर में रहता हूं, मैं आता हूं तो अपने इसमें रहता हूं, मैं आता हूं लेकिन कैंटीन से चला जाता हूं। ये तो आपने पूरा जनतंत्र का मखौल बना दिया, पूरे संसदीय लोकतंत्र का मखौल बना दिया। और ये मखौल आज से नहीं बना, आप पूरे, ये तो देखिए ये मानसून सत्र की हम बात कर रहे हैं, 1 महीना की पुरानी, 1.5 महीना पुरानी बात। अमित शाह ने, आप चाणक्य और फाणक्य छोड़ दीजिए, वो ऑपरेशन लोटस गृह मंत्रालय का काम नहीं है। जो ये ऑपरेशन लोटस करके 50 करोड़ में विधायक खरीदते हैं, 75 करोड़ में सांसद खरीदते हैं, ये तो गृह मंत्री का काम नहीं है। ये तो आप एक धूर्तता कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया ने आपको महिमा मंडित कर दिया है कि आप चाणक्य हैं। इसमें महिमा मंडन की कोई बात नहीं है। आप तो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं कि विधायक किसी पार्टी से जीता, किसी पार्टी के चिन्ह पर आपने 50 करोड़ में उसको खरीद लिया। तो ये कोई चाणक्य नीति नहीं है, ये तो विशुद्ध मक्कारी है, धूर्तता है। और आप लोकतंत्र के पीठ में आप खंजर मार रहे हैं। और आपने गृह मंत्री के रूप में क्या किया है पिछले, मतलब जब से आप है, आप एक मणिपुर शांत कर सके? इतना पूरा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, मणिपुर जो कि एक सीमावर्ती राज्य है, बर्मा की सीमा पर है, म्यांमार की सीमा पर है, बर्मा पर चीन का कितना प्रभाव है सबको पता है। आप क्या, मणिपुर में 3-4 साल से गृह युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध, वहां मैती और कुकी लोगों के बीच गृह युद्ध हो रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं मणिपुर के, आपने भी देखा होगा कि दिल दहलाने वाले वीडियो हैं। अमित शाह ने क्या किया, क्या किया अमित शाह ने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में क्या किया? और देखिए कितने बड़े ये लोग निर्लज्ज लोग हैं। मैं तो इनकी निर्लज्जता पर मतलब कहूं कि मुझे समझ में नहीं आता। ये आज भी कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हजारों घुस गए। तो ये किसके समय में घुसे हैं? ये बाबर ने घुसा है कि अकबर ने घुसा है? आप भारत के गृह मंत्री हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो आपके सीधे नियंत्रण में काम करता है, और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुस गए हैं। तो ये किसका नकारापन है? ये किसका निकम्मापन है? किसका इनकॉम्पिटेंस है? तो ये लोग तो मतलब बिल्कुल, मैंने कहा ना, शर्म निरपेक्ष लोग हैं, है ना। मतलब शर्म हया छोड़ के काम करना है, कुछ बोल दीजिए, कुछ कर दीजिए। और क्या अमित शाह की उपलब्धि रही जब ये गुजरात के ये थे, गृह मंत्री थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था, जो इनके नाम के साथ आज भी चिपका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने इनके गुजरात प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इनको बाकायदा जेल भेजा गया था। वहां के फर्जी मुठभेड़ों में जो इन्होंने सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ कराई थी, तुलसी राम प्रजापति की कराई थी, सोहराबुद्दीन शेख के जो पत्नी थी कौसर भी, उसकी हत्या करवाई थी। इतनी सारी हत्याओं के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ने, देश के, वो कोई राहुल गांधी ने नहीं, देश की सबसे ऊंची अदालत ने आपको तड़ी पार किया था। आज भी आपको तड़ी पार के नाम से जाना जाता है। आप गृह मंत्री हो गए और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, और आप इंतजार कर रहे हैं कि आज शाम 5 बजे तक तो मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, तो फिर आप घर बैठिएगा, फिर आप सोचिएगा कि झारखंड में कैसे सरकार गिराई जाए, और वहां कैसे सरकार गिराई जाए, और वहां कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और आपने अपने एक ऐसे बेटे को, जय शाह को, वो भी शायद जेन जी के ही हैं जय शाह, या पता नहीं किस जनरेशन के हैं, जिस भी जनरेशन के हों, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, क्रिकेट का बल्ला ठीक से नहीं पकड़ सकते। आपने उनको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ये पर कब्जा दिला दिया है सिर्फ। और ये सारा काम करते हुए परिवारवाद के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं। परिवारवाद का मतलब बस राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव नहीं होता है। यदि अमित शाह का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा कर लेता है तो वो भी परिवारवाद है। और आज मैं अभी से कह रहा हूं, अभी तो हम लोग देखिए, मतलब सुबह के समय ये डिस्कशन हो रहा है, शाम हो जाएगी और अमित शाह प्रकट नहीं होंगे। इनका फिर पीटीआई और यूएनआई को बुलाकर कह देंगे कि नहीं, नोटिस नहीं दी गई, ये नहीं की गई। ये किस मतलब पतली गली से निकल जाएंगे, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने वही राहुल गांधी की दो बात है कि या तो आप अयोग्य हैं, या आपकी पैलेट गन्स चलवाने में आपकी सहभागिता है, आपके आदेश से चले हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आप इस्तीफा दीजिए। और दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया था चंद्र बोस वाली बात, जो सुभाष बाबू के पौत्र हैं, चंद्र बोस जो कर रहे हैं वहां पर आजाद हिंद फौज, मतलब एक उसका एक नया अवतार ला रहे हैं जो जेनजी से होगा। अब इनके साथ देखिए, और आपने कहा कि उड़ीसा में भी, उड़ीसा में तो उड़ीसा की क्या बची है, तो पूरे भारत में फैल गया है। झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, यूपी में हो रहा है। अब देखिए, कल ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर सीजन 2 की घोषणा कर दी है। आपने अभिजीत दीपके को सुना होगा कि जंतर मंतर सीजन 2 हमारा आएगा। और 15 अगस्त से उन्होंने एक बहुत अच्छा अभियान, सकारात्मक अभियान शुरू किया है कि हम देश भर में सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। स्कूल ठीक करो अभियान, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, बहुत बड़े बड़े जो स्तंभ होते हैं, इतने दिनों तक तो हिंदुस्तान में उस पर चर्चा ही बंद हो गई थी। यहाँ तो चर्चा हो रही थी कि ताजमहल तेजो महालय है और वहां हम लोग को पूजा करने दी जाए, तो मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, तो कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। तो ये जो कचरा पर चर्चा हो रही थी पिछले 12 सालों से, इन्होंने कहा कि आपने 90,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए हैं, तो अब कॉकरोच जनता पार्टी उनको ठीक करेगी। और उन्होंने एक समय सीमा भी बांध दी कि हम 2 महीने में ठीक करेंगे। तो ये लोग तो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं ना, और ये इनका हेडेक बढ़ता जा रहा है सरकार का। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है कि भाई 15 अगस्त को, परसों ही होगा 15 अगस्त, अब मोदी जी क्या बोलेंगे, कितनी लंबी पगड़ी बांध के आएंगे, है ना, कितनी लंबी पगड़ी नहीं, ऐसा बांध के आएंगे। मुंह पे तो नहीं, पगड़ी मुंह पे तो नहीं बांध के आ जाएंगे कहीं। हो सकता है, आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। अब तो बताइए, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनको 56 इंच का क्या क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए अब तो वो नहीं, ये किसको कह रहे हैं बच्चे, अमिताभ जी, बच्चे किसको कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आया, किसको कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर, किसको कह रहे हैं? उसी को कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। अच्छा, यशस्वी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं 56 इंच देखिए। और उसका अगला भी उसका वाक्य है कि बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। और बड़ा अच्छा के साथ कर रहे हैं, पूरी मतलब नाटकीयता के साथ कर रहे हैं। और ये नारा इतना मशहूर हो गया है। तो एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने कल पढ़ा, किसी मीडिया डिस्कशन में ही सुना, कि ये पप्पुआइजेशन ऑफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का पप्पूकरण है। आपने इतना 10-12 साल में आपके आईटी सेल ने और गोदी मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में, कि राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं, उनको अकल नहीं है, परिपक्व नहीं है, पप्पू हैं, ये हैं, वो हैं। और अंत में आपका क्या हो गया, आपका पप्पूकरण हो गया है। आप पर मीम बनने लगे हैं, आप पर रील बनने लगे हैं। और किसी प्रधानमंत्री की इतनी मतलब बेइज्जती नहीं। इस देश में एक से एक महान प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी और शास्त्री जी जैसे। कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जिन्होंने टाइम पास किया, देवेगौड़ा जैसे। लेकिन ये फजीहत तो भाई देवेगौड़ा की भी नहीं हुई थी। जो फजीहत के आपने ये कीर्तिमान स्थापित किया है,
और पूरा जेन जी आपके खिलाफ हो गया और पूरा आपका और अभी तो देखिए कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये सुगबुगाहट है। 6 महीने बाद जब ये उत्तर प्रदेश हारेंगे तब इनका क्या हाल हो जाएगा। तब तो पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी, पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी और उसके बाद इनके बहुत बुरे दिन तो शुरू हो ही गए हैं। बुरे नहीं, दिन तो लेकिन देखिए एक चीज है अमिताभ जी, इनके बगावत शुरू हो गई। कल आपने पार्लियामेंट में देखा होगा किरण जी रिजिजू किस प्रकार से गिड़गिड़ा के कह रहे थे कि मुझे अवसाद हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। माने वो किरण रिजिजू जो कहते थे कि अमित शाह के आने पे बिल्कुल बादल कड़कड़ाते हैं और लोग चुप हो जाते हैं, वो कह रहे थे मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अरे डिप्रेशन होगा क्योंकि उनको बचाने के लिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा नहीं हो रहा था। और ये भी सुना है उस सेशन के पहले जो बीजेपी की अपनी अंदर की मीट हुई थी उसमें बड़ा झगड़ा टंटा हुआ है और इसीलिए मोदी जी विदेश नहीं जा रहे हैं। और अमित शाह साहब जिनके बारे में बीजेपी वाले सोचते थे कि इनसे सब डरते हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं, तो उनके एमपी जो हैं उनमें सुगबुगाहट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2-4 दिन में बीजेपी टूट जाए। जी बिल्कुल, अगर टूटे नहीं भी तो पार्टी तो कमजोर हो ही गई ना। अब देखिए किरण रिजिजू को तो इस बात का भी डिप्रेशन होगा कि जिस तरह से चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कुछ ही दिन में रिजिजू साहब का ददिहाल ननिहाल सब चाइना के अधीन ही हो जाएगा। तो फादरलैंड का क्या होगा? फादरलैंड का क्या होगा? अब वो फादरलैंड तो फादरलैंड है, वहां तो नेतन्याहू देख रहे हैं, वो भी अक्टूबर में हटने ही वाले हैं। लेकिन इनका जो मदरलैंड जो है इनका अरुणाचल प्रदेश, जिस तरह से चीन के घुसपैठ हो रही है कि उसके बाद पता चला कि रिजिजू साहब को नानी बुला रही है, इनको चाइना का वीजा लेना पड़ा। रिजिजू साहब को नानी याद आ रही है लेकिन ये ननिहाल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चाइना इनको वीजा नहीं दे रहा है। तो उनके डिप्रेशन का तो अलग किस्सा है। तो तो ये अरुणाचल में देखिए, बोल क्यों नहीं रहे साहब? ये मणिपुर अरुणाचल में बोल क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते हैं। अरुणाचल में तो देखिए वहां पर तो कल मैं देख रहा था एक वीडियो में, वहां मोबाइल लगाने पर चाइना का नेटवर्क पकड़ा रहा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं देख रहा था, वो ये था कि वहां मोबाइल आप लगाइएगा तो चाइना का नेटवर्क और चाइनीज बोली सुनाई देती है। अब क्या आपको प्रमाण रहा, है ना। और आप एकदम मतलब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये है, अमेरिकी उपग्रह दिखा रहे हैं कि चीन की अंदर घुसपैठ हो गई है। ये लोग क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। राजनाथ सिंह को कड़ी निंदा के अलावा कुछ आता ही नहीं। एक बार अरुणाचल प्रदेश वो गए भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना कि कभी रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश गए और उन्होंने समीक्षा की कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो एक मतलब अजीबो गरीब मतलब स्थिति आई हुई नहीं है। तो जी अरुणाचल में जाके नींबू और मिर्चियां बांध देंगे तो उसमें बुरी नजर नहीं पड़ेगी। तो हाँ राजनाथ सिंह के पास तो बिल्कुल। सनातनी तरीका अरे है, उससे वो निपटा देंगे सब। सनातनी तरीके हैं, नींबू मिर्च बांध देंगे, गंगा जल का छिड़काव कर देंगे, बहुत सारे हैं सनातनी तरीके इनके हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी एक विकल्प है ना। कि चीनी फौज निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन देखिए अमिताभ जी, देखिए इसमें थोड़ी दया खाइए। 12 साल इन्होंने बड़ा न्याय किया है, मुझे भी बड़ी गाली जी गलौज दी है, लेकिन अब पार्कों के अंदर माहौल बदल गया है अमिताभ जी। मैं बहुत पार्क में बदल गया, गया। अरे भैया सारे व्हाट्सएप अंकल जो हैं बेचारे बड़े चुपचाप बैठे हुए थे, बड़े अवसाद में थे। और वहां ये गाने जी बज रहे थे कि चंदा चोर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, के पेपर दफ्तर चोर में, कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के तो अब जो दफ्तर में। बुजुर्ग अंकल जो हैं बेचारे, वो बच्चों को देख के उनको कपकपाहट चढ़ जाती है। जहां जनजी जैन अल्फा को देखते हैं तो वो तड़पड़ाने लगते हैं। तो बड़ी असल बुरी स्थिति है अमिताभ जी। दिक्कत ये है कि व्हाट्सएप अंकल के बच्चे भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं ना। दिक्कत ये हो गई है, इसलिए वो भी अवसाद में है। व्हाट्सएप अंकल घर में बैठ के गोदी मीडिया को देख देख के डंका बजा रहे थे और उनके बच्चे जाके वो मोदी का नाप बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि 56 इंच का है। तो व्हाट्सएप अंकल का तो आप समझ सकते हैं कि उनके तो अपने बच्चे उनके कहे से बाहर हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, मोदी जी उनका आंसू पोंछने आएंगे नहीं। तो व्हाट्सएप अंकल लोग तो कहीं के नहीं रहे, इनकी तो प्रजाति खतरे में पड़ गई, इनकी पूरी प्रजाति खतरे में पड़ी हुई है। जी तो अमित अमित मालविया साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो क्या, अच्छा इन लोगों को जो 2 रुपए ट्रोल मिलता था, वो ट्रोल आपको खबर हो, आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, अब इन्हें ट्रोल का 2 रुपए पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये वो पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, महंगाई का जमाना है तो कुछ तो बढ़ा होगा। 2 रुपए से लगता है मुझे 2.5 रुपए या 2.75 रुपए तो हो ही गए होंगे, है ना। चलिए उन्होंने कहा अब होगा हम, कि भाई 2 रुपए प्रति अमिताभ जी, ट्रोल पर हमारा हमारा पेट नहीं भर रहा है तो उसको 2.5 रुपए कर दिया गया होगा। जी
नहीं चलिए, अब मेरे ख्याल से अडानी जी भी सोच रहे होंगे कहाँ चक्कर में पड़ गया यार, इस सरकार पलट बिल्कुल जाएगी तो मेरा क्या होगा, और बड़ी बुरी बिल्कुल हालत है। अच्छा, उधर ट्रम्प साहब जो है 100% टैरिफ लगाने के चक्कर में हैं, और हर बिल्कुल तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है, जैसे अरुणाचल का, मणिपुर का, मतलब ये लोग तो ऐसा मौन होके बैठे हुए थे कि हिंदू मुसलमान से हम इलेक्शन सारे जीत लेंगे, फिर बिल्कुल हमारे पास पैसा बिल्कुल है, अनाप शनाप पैसा है। अच्छा, उसने भी बड़ा अच्छा किया, या श्रीलंका ने, जब उससे पूछा गया नहीं, ये बताइए आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसने कहा पीएम केयर फंड से पीएम हो रही केयर है। पे हो रही इसलिए अब तो या तो जैन जी पीएम ने केयर इनके फंड कहे, अब पीएम केयर अब फंड उसकी कहे हम जांच नहीं कर कीजिए, रहे हैं, या अब कहे हम उसकी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं भैया उसकी जांच जांच कराओ। कीजिए, पीएम केयर्स का ऑडिट हो, उसका ऑडिट हो भाई, कि भाई पीएम केयर्स का कितना पैसा कॉकरोच जनता पार्टी में गया है। तो ये तो जंजी वाले बार बार अरे नाले बड़े पर बुद्धिमान डाला है, दिए जा रहे हैं। अरे बड़े जी, बुद्धिमान है बच्चे, हमारे देश बहुत के बच्चे बुद्धिमान जो है, हैं, हमारे, बहुत हमको बुद्धिमान है। खुशी होनी चाहिए कि कम से जी कम बिल्कुल हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन जो है ये बिल्कुल। पूरे विश्व को धूल चटा देगी, जी और हमारा देश जी जी वास्तविकता में आगे बढ़ेगा। जी जी चलिए अमिताभ जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी आभार। जी 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 आभार। नमस्कार।